चलो भाई। हाँ, आवाज़ आ रही पीछे तक? चलो। तो कैसा चल रहा तुम लोगों का? हम्म। चलो। ये ऑलमोस्ट अपन सिलेबस कंप्लीट पे हैं। अपना जो सिलेबस है कंप्लीट होने वाला है। ये हमारा शायद लास्ट चैप्टर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके और कुछ बचा है क्या? अच्छा, न्यूक्लियाई का एक थोड़ा बहुत पार्ट बचा है। पूरा बचा है? ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट है ये चैप्टर। और मैं अगर न्यूक्लियाई की बात करूं तो वो भी ट्रांसफार्मर टॉपिक बचा है। तो ट्रांसफार्मर अपन कल कवर कर लें, अगर आप लोग फ्री हो तो। नहीं, आज नहीं, आज टाइम नहीं। तो कल नहीं आ पाओगे? कवर भी करना है सर, हम एफर्ट भी नहीं लगाएंगे। हेड भी मेरा, टेल भी मेरा। ठीक है, तो कब आएंगे आप लोग? संडे। या तो संडे आकर के ट्रांसफार्मर प्लस इसका, ये दो क्लास में खत्म होगा ईएमडब्ल्यू। तो ट्रांसफार्मर प्लस इसका सेकंड लेक्चर लेंगे, या आप बोले तो संडे को एक टेस्ट रख लें। तो क्लास रखना है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। ओके। मेरा तुम लोगों से कहना ये था कि ये दोनों चैप्टर हैं, ईएमडब्ल्यू और न्यूक्लियाई, ये दोनों मैक्सिमम इनका जो पार्ट है ना वो थ्योरी से कवर होता है। तो इसमें मैं तुम लोगों को एक चीज़ पहले से सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा अपने दिमाग को अलर्ट करके, और बिल्कुल बैठ के कुछ नहीं करना है, केवल कहानी कहानी सुननी है। और बड़ी मज़ेदार कहानी होगी। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना और कहानी का आनंद लेना। कोई समस्या? ओके। तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें एक शब्द आ रहा है वेव। यू नो व्हाट इज वेव? वेव के बारे में थोड़ा बहुत सबको आइडिया है? क्या होता है वेव? व्हाट इज वेव? हाँ भाई, व्हाट इज वेव? वेव इज समथिंग दैट ट्रांसफर एनर्जी और मोमेंटम। जब वेव, अच्छा वेव का चलना सबने देखा है ना? कैसे चलती है वेव? क्या केवल यही, एक यही वाला वेव देखा है? वेव इज समथिंग दैट ट्रांसफर एनर्जी और मोमेंटम। ठीक है, कैसे एनर्जी ट्रांसफर करता है? तो आपने वो पानी में वो फोम का टुकड़ा देखा है? अगर अपन एक पत्थर मारेंगे पानी में तो क्या होता है? क्या पत्थर का टुकड़ा हमारा आगे बढ़ता है? पत्थर का टुकड़ा अपनी जगह पर ऑसिलेट करता है। और क्या आगे बढ़ता है? वेव। वेव के साथ क्या जाता है? एनर्जी। और धीरे धीरे वो एनर्जी कम होती जाती है। सो व्हाट इज वेव? वेव क्या है बेटा? हाँ भाई, वेव को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? वेव, व्हाट इज वेव? वेव इज समथिंग दैट ट्रांसफर्स एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर करती है। क्या ट्रांसफर करती है? जैसे मैंने बोला यहां से हेलो, तो मैंने यहां से एनर्जी छोड़ी। मैंने यहां से क्या छोड़ी? एक एनर्जी छोड़ी। और वो एनर्जी यहां वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करी। ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू किया, ऐसे। ये समझो बात को। ये वाला पार्टिकल क्या करना शुरू किया? ऑसिलेट करना शुरू किया। और इसने बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, तो ये भी ऑसिलेट करना शुरू किया। फिर इसने किसको डिस्टर्ब किया? उसके बगल वाले को, वो भी ऑसिलेट करना शुरू किया। और इस तरह से एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफर होते होते आपके कानों तक पहुंची। क्या मेरा पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के यहां से उठ करके तुम्हारे कानों तक गया है, या वो अपने जगह पे ही है? क्या गया है तुम्हारे कानों तक? एनर्जी। और वही एनर्जी धीरे 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 कम भी होती है। तो मैं अगर यहां से बोलूं कि हेलो, तो ये एनर्जी शायद वहीं तक जा पाएगी नहीं।
ये एनर्जी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो क्या ट्रांसफर हुआ बेसिकली वेव के थ्रू, एनर्जी। तो व्हाट इज वेव, वेव इज समथिंग, दिख रहा है सबको, वेव इज समथिंग दैट ट्रांसफर्स एनर्जी। वेव इज समथिंग दैट ट्रांसफर्स एनर्जी। वेव वो चीज है जो एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। क्लास 11th में ही हमने टाइप्स ऑफ वेव पढ़ रखा है। देयर आर टू टाइप ऑफ वेव, एक होता है मैकेनिकल, दूसरा नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव के बारे में हमने 11th में भर भर के पढ़ा है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडिंग वेव, मतलब मैकेनिकल वेव हमने अच्छे से पढ़ रखा है। बट फिर भी मैं एक बार इसको ब्रीफ कर देता हूं, व्हाट इज मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव इज दैट वेव विच रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट। मैकेनिकल वेव के चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम होना चाहिए। जैसे हमारा जो साउंड है ना, जो मैंने बोला था हेलो, तो ये यहां से आपके कानों तक गया ओनली बिकॉज ऑफ हमारे और आपके बीच में मीडियम है, एयर मीडियम। और एयर मीडियम के छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑसिलेट कर रहे थे, और वही ऑसिलेट करके एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए मेरी एनर्जी को आपकी कानों तक पहुंचाए। ये बात क्लियर है। तो मैकेनिकल वेव यही, अगर मैं जाकर के वैक्यूम में चिल्लाऊं सुनो, कोई नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कुछ है ही नहीं, कोई ऐसा पार्टिकल है ही नहीं जो मेरे साउंड वेव को प्रोपोगेट करा सके ऑसिलेट करके, कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है। तो साउंड वेव हो गई, वेव इन स्ट्रिंग हो गई, ये सारी वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए ऑसिलेट करने के लिए, कोई पार्टिकल, कोई मैटर चाहिए ऑसिलेट करने के लिए। और ऐसी सब वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। तो क्या मैकेनिकल वेव का डिफिनेशन क्लियर है? व्हाट इज मैकेनिकल वेव? हंस क्या रहे हो? 100 में से वो 2 का आवाज आया है, हंसने के लिए सब हैं। हाँ भाई, व्हाट इज मैकेनिकल वेव? वाह। मैकेनिकल वेव इज दैट वेव विच रिक्वायर्स मीडियम टू प्रोपोगेट। क्लियर है? तो मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स मीडियम। हाँ भाई, कोई समस्या? मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के मैकेनिकल वेव नहीं चलेंगी। जब भी वेव चलती है ना, समझना बात को, जब भी वेव चलती है तो वेव को चलने के लिए किसी ना किसी चीज को ऑसिलेट करना पड़ता है। कोई एक चीज होगा जो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। तो मैकेनिकल वेव की बातों में तो ये तो सही है, मैकेनिकल वेव में तुम्हारा साउंड वेव आ जाएगा, वेव इन स्ट्रिंग आ जाएगा, बट जब बात आती है नॉन मैकेनिकल वेव की, तो पहले ही लग गया है नॉन, यानी कि ये मैकेनिकल वेव से बिल्कुल अलग होगा। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, नॉन मैकेनिकल वेव बिना मीडियम के भी चली जाती हैं। नॉन मैकेनिकल वेव बिना मीडियम के भी चली जाती हैं। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स के लिए डज नॉट रिक्वायर्स मीडियम। और इनका एक टाइप होता है नॉन मैकेनिकल वेव का EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉन मैकेनिकल वेव होती है। और EMW का हमारा एक एग्जाम्पल है लाइट। अब समस्या ये है कि लाइट जो है वो सन से हमारे तक आ रही है, और अर्थ से सन के बीच में अगर हम एटमॉस्फेयर को जहाँ से शुरू हो रहा है उस एरिया को छोड़ दें, उस रीजन को छोड़ दें, तो अर्थ के उस जगह से सन के बीच में बहुत बड़ा एक वैक्यूम है, कुछ है ही नहीं। उसमें भी हमारी लाइट प्रोपोगेट कर रही है, हेंस लाइट इज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि वो बिना मीडियम के भी प्रोपोगेट हो गई। यहां तक तो सब तो सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई वेव है ना, और वेव को चलने के लिए कुछ ना कुछ ऑसिलेट करना पड़ेगा। वेव चलने के लिए कोई तो होगा जो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा होगा। बिना डिस्टर्ब किए कैसे एनर्जी आगे बढ़ गई? यहां पे मीडियम के पार्टिकल थे, पार्टिकल डिस्टर्ब कर रहे थे एक दूसरे को। बट जब हम सन से अर्थ तक की बात करें और बीच में जो वैक्यूम वाला रास्ता है, जितना दूर वैक्यूम है वहां तो कोई है नहीं। कौन है वहां पर जो ऑसिलेट कर रहा है? कौन है जो वेव को प्रोपोगेट करा रहा है? तो EMW जब चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चलती है, वहां पर ऑसिलेट कर रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब वो कैसे ऑसिलेट कर रही होती है ये हम थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर कौन ऑसिलेट कर रहा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y में ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड z में ऑसिलेट कर रही है, तो ये कुछ इस तरह से ऑसिलेशन होगा, और दोनों सेम फेज में होती है। मतलब ऑसिलेशन अरे सुनो तो, ये ऑसिलेशन ये होगा, और वेव पता है कैसे चलेगी? ये चली वेव, सही है, ये वेव चल रही दोनों के परपेंडिकुलर। मतलब कि प्रोपोगेशन, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चले जा रही। समझ पा रहे हो? नहीं आया? अरे हाँ बोल दो यार। नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर ऑसिलेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड जिधर ऑसिलेट करेगी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, और वेव का प्रोपोगेशन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा अभी समझेंगे थोड़ी देर से। तो यहां तक बातें क्लियर हैं? कोई समस्या? व्हाट इज वेव? वेव इज समथिंग दैट ट्रांसफर्स एनर्जी। वेव के दो टाइप होते हैं, एक मैकेनिकल और दूसरा नॉन मैकेनिकल। व्हाट इज मैकेनिकल वेव? विच रिक्वायर्स मीडियम। वेरी गुड। एग्जाम्पल बताना मैकेनिकल वेव का। साउंड वेव और वेव इन स्ट्रिंग। वेरी गुड। व्हाट इज नॉन मैकेनिकल वेव? विच डजंट रिक्वायर मीडियम। एग्जाम्पल लाइट, EMW का एक बड़ा सा स्पेक्ट्रम है, वो अपन दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब EMW की बात आई, तो मैंने बताना कि EMW का बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है। उसमें आती है रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्स, गामा। नाम सुना है? ये सारी वेव EMW के अंदर ही आती हैं, और इनका अभी के टाइम में बहुत ब्रॉड यूज है। बहुत कई सारी जगहों पर अपन यूज करते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में जो सिग्नल्स आते हैं, दीज आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अपन जो ये यूज करते हैं ना, ओवन वगैरह, माइक्रोवेव्स वगैरह, ये माइक्रोवेव पे बेस्ड ये सारी चीजें बनी हुई हैं। एक्सरेज, ये दिस इज एक्सरेज रिपोर्ट, ये क्या बोलता है? ये पूरा का पूरा हमारा, जब तक हमने EMW को नहीं समझा था, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी। सारी चीजें EMW को समझने के बाद ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के बाद ही हम अपने लाइफ में इतना आगे बढ़ पाए, ये नई नई चीजों को ढूंढ पाए। लेकिन कैसे कैसे लोगों को समझ में आया कि हमारे आसपास एक ऐसी भी वेव है जो बिना मीडियम के चल रही है, या इसको हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोडक्शन हुआ, मतलब इसका जो फॉर्मेशन हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये जानने के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं अपने एक दो चैप्टर पीछे। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें पढ़ा था एक नाम जिसका नाम था माइकल फैराडे, और उसमें पढ़ा था फैराडेज लॉ। एक बार मुझे रिकॉल कराओगे क्या, व्हाट इज फैराडेज लॉ? The rate of change of flux through a coil, the EMF
is directly proportional to the rate of change of flux through a coil, and if the circuit is closed the current will flow through the coil. यही पढ़ा था कि किसी कॉइल से अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उस फ्लक्स के चेंज का रेट जो होगा उस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होगा, और अगर हमारा सर्किट क्लोज है तो उस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। यही पढ़ा था। मतलब हम लिखते थे EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई, यार फाई बी इज फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये जो अपनी कॉइल है, ये कॉइल कॉपर कॉइल है, मतलब कि कंडक्टिंग कॉइल है, तो इसमें करंट बहा। मैं अगर इसके जगह पर एक फोम वाली कॉइल रख लूं तो क्या इसमें करंट बहेगा, क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, या दोनों होगा, या कुछ भी नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। हाँ भाई, कुछ तो आंसर दो, हाँ चाहे ना, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं होगा। आर यू श्योर? ईएमएफ आएगा। बेसिकली फैराडेज लॉ केवल ये कहता है, कोई भी कॉइल, उनने अपने स्टेटमेंट में कंडक्टिंग कॉइल बोली थी क्या? जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा उसमें कंडक्टिंग कॉइल थी क्या? उनने करंट के बारे में बोला था क्या? नहीं बोला था। फैराडेज लॉ करंट के बारे में है ही नहीं। फैराडेज लॉ केवल ईएमएफ के बारे में है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में है, कि किसी भी कॉइल से अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो बस इतना कहता है। अब अगर हमारी कॉइल जो है वो कंडक्टर है, करंट फ्लो कराने के क्षमता में है, तो करंट फ्लो करा देगी, ईएमएफ आएगा। तो नहीं क्षमता में होगी, नहीं आएगा। नहीं समझे भाई? पीछे समझ में आ रही बात? अगर हमारी कॉइल करंट फ्लो कराने के क्षमता में होगी, कंडक्टर होगी, तो करंट फ्लो कराएगी। अगर नॉन कंडक्टर होगी तो केवल कहां पे रुक जाएगी? ईएमएफ इंड्यूस करके वो रुक जाएगी। एक काम और करते हैं, मैं इससे कॉइल को भी हटा देता हूं। अब बताओ, अब मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज हो रही है? इमेजिन करना, मैग्नेटिक फील्ड कहां वाली है? बाहर वाली या अंदर वाली? अंदर वाली। इमेजिन करो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली से जुम 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 करके बढ़ रही है। समझ रहे हो? बताओ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों भाई? हाँ, ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? करंट को तो पहले ही लात मार चुके हो कि करंट नहीं आएगा जब तक कंडक्टर नहीं रहेगा। अब बताओ ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? ना वाले बताएं कौन कौन है, और आने वाले? भाई तुम कोई 2 पॉइंट ले लो ना। लो, ये लो, मान लो मेरा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब अभी इसके बीच में 1 2 3 4 5 लाइनें हैं ए और बी के बीच में। मैंने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दी तो और लाइनें जाएंगी इसके बीच। भाई डेंसिटी बढ़ेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो और क्रॉस वाली लाइनें आएंगी ना इसके बीच में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ए और बी के बीच में चेंज हुआ है, नहीं हुआ? और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। कोई समस्या? तो मैं कॉइल रखूं नहीं रखूं, कंडक्टिंग रखूं नॉन कंडक्टिव रखूं, डजंट मैटर। मेरा अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ 2 पॉइंट के बीच में इंड्यूस होगा। और थोड़ा सा और सही बात करूं तो हम जो ईएमएफ ई लिखते हैं, बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है। क्या इसको हम ई डॉट डी आर लिख सकते हैं क्या? बोलो भाई, ये पढ़े हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? याद आ रही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ई डॉट डी आर होता है। तो बेसिकली जो फैराडेज लॉ है, जो हम
पहले से ही ईएमएफ के टर्म्स में पढ़ते हुए आ रहे थे, माइनस डी फाई बाई डी टी, वो ये था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको देख करके कुछ एनालिसिस कर सकते हो क्या? हुआ क्या बेसिकली, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने, यहां पे क्या हो रहा था, क्या चेंज हो रहा था, क्या चेंज हो रहा था? फ्लक्स मतलब क्या? फ्लक्स कौन चेंज करेगा? फील्ड ही तो चेंज करेगी। यहां पे क्या चेंज हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिया। नहीं आया समझ में? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिया। फराडे चीख कर यही कहना चाह रहे थे, वो लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए उन्होंने ये लॉ दिया था। बट जो मेन फराडेज लॉ है वो है ये वाला, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिया। चीजें समझ में आ रही है? कोई समस्या? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस चीज को ना एक और तरीके से अपन समझेंगे। यहां तक तो समझ गए थे, एक चीज और समझेंगे। ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर में भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, बोलो। और पहले, अब जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज नहीं कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहा था, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर थे। जैसे ही मैं फ्लक्स चेंज करने गया, जैसे ही मैंने बाहर वाली अंदर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ाई, अब बताओ क्या होगा? इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होकर करंट इंड्यूस होगा। और करंट कैसे इंड्यूस होगा? कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करे। कौन ने बताया था ये बात? भाई आवाज तो दो, कौन ने बताया था ये बात? लेंज लॉ ने। कि जो इंड्यूस करंट होगा या जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा हो उसको अपोज करे। अब बताओ, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रही तो बताओ करंट किधर बहेगा? करंट कुछ किस तरह से बहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मेरा करंट कुछ इस तरह से बहेगा इस कॉइल में, बोलो समझ में आया? और करंट बह रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है? नहीं, करंट बह रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है। और इलेक्ट्रॉन पहले तो रेस्ट में था। मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाती नहीं है। बी क्यू वी, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा चार्ज पर फोर्स। भाई अरे यार, बी क्यू वी, वेलोसिटी जीरो थी। वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी। तो मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं चलाई होगी इलेक्ट्रॉन को। रेस्ट चार्ज पे फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही मैंने करंट मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को चलाया। इलेक्ट्रॉन के चलाने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहा। बोलो नहीं समझ में आया? आ गया? कोई समस्या? तो मैं इतनी देर से चीख चीख के क्या समझाना चाह रहा हूं? मैक्सवेल लॉ क्या था? सॉरी, फैराडेज लॉ क्या था? क्या था फैराडेज लॉ? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं चेंज हो रही है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में? तो यहां तक तो फैराडेज काम करके चले गए थे। उनने बोल दिया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल गिव यू एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ये नॉर्मल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो अपन चार्ज वाली पढ़ते थे ना, कि चार्ज है, पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, निगेटिव है तो अंदर आएंगी। ये वैसी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है।
ये थोड़ी सी अलग है उससे। क्या उस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की एक दो जो खास खास प्रॉपर्टीज थी बता सकते हो? सबसे पहला जो कैनॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, ये बनाएगी, ये बनाएगी। तुम खुद सोचो, अगर नहीं बनाई होती तो इसमें करंट तो पूरे टर्म में चलता ही नहीं। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहां वाला चार्ज तो मोशन करेगा ही नहीं। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, ये चार्ज से नहीं बनती है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है भाई? सही फैराडेज लॉ लिख लो। सही फैराडेज लॉ क्या था? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर विल बी इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये सही फैराडेज लॉ है। फैराडेज लॉ जो हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ई को किसमें? यस, तो वो अपन डायरेक्शन वाइज लेंगे ना, हम तो अभी क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पूरे सर्किट में अपने को चलना है। हाँ भाई, E डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, दिस इज द रियल फैराडेज लॉ। कोई समस्या यहां तक? अभी यहां से जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होकर मिली है उसके कुछ पॉइंट हैं। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है, क्या क्या पॉइंट्स हैं? दिस फील्ड इज नॉट ड्यू टू चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या है? इट फॉर्म्स क्लोज लूप। इट फॉर्म्स क्लोज लूप। और तीसरी खास बात, इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। समझो, फिर से आते हैं वापस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई? मान लो मेरे पास एक यहां पर इलेक्ट्रॉन था, यहां वाला मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब इस इलेक्ट्रॉन करंट हमारा ऐसे बनेगा, उसको चलाने के लिए इस पर लगेगा एक फोर्स, लगेगा ना? ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। जहां पर भी मान लो कि मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मोशन कर रहा था, तभी तो हमारा करंट इधर बह रहा था। तो इधर चलाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इसके डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। पहले से ही हमारा ये वाली मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर, दोनों कितने एंगल पर हैं? 90 डिग्री के एंगल पर हैं। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के। इट इज always perpendicular to magnetic field। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कोई समस्या किसी को आया समझ में? ठीक। ये बात 1831 में खत्म हो गई थी और लगभग उसी समय में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का जन्म हुआ था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। अभी ये फोटो सर्च करने के लिए मैंने केवल गूगल पे मैक्सवेल डाला, वो क्रिकेटर आ गया। सही में ये पीपीटी बना रहा था, मैंने सोचा यार इतने बड़े साइंटिस्ट है और बहुत अच्छा काम किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और मैंने गूगल पे केवल मैक्सवेल डाला, वो मैक्सवेल टुल्ला आ गया यार। चलो भाई,
हमने समझा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी कर रही थी, ये लाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फैराडेस कह गए थे। फिर एक साइंटिस्ट आए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, और इन्होंने सोचा यार नेचर में बड़ी सिमेट्री पाई जाती है, नेचर में बहुत सिमेट्री पाई जाती है, अगर ये लॉ हमेशा होल्ड करता है तो अब आप बताओ आगे उनका क्या स्टेटमेंट होना चाहिए था। भाई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अगला स्टेटमेंट क्या होता, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस, वन साइडेड लास्ट नहीं होता हमेशा, वन साइडेड चीजें, ये वन साइडेड था, इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। अगर रिश्ता चलाना है तो म्यूचुअल होना चाहिए, अगर इससे ये आता है तो इससे, ये बड़ी अच्छे से समझ में आया नहीं। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाती है तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड लाएगी नहीं। अब ये बात इन्होंने नेचर की सिमेट्री से तो समझ लिया था कि होता है नहीं, कुछ कुछ चीजें होती हैं उनको पता होता है, लेकिन फिर भी बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, पता है कुछ नहीं होना है, बहे जा रहे हैं, बट इनको पता थी कि वो चीजें होती हैं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाएगी। इन्होंने 10 12 15 अपने टाइम के लोगों को इकट्ठा किया, बोले सुनो सुनो, बोले हाँ ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है। लोगों ने बोला एक तो चार्ज से बनती है, और एक फैराडेज भी कह गए थे कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फैराडे बोल गए थे। वो बोले कि ठीक है। फिर पूछा ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है भाई। जब कोई चार्ज मोशन का, बेसिकली करंट से बनती है, चार्ज का मोशन मतलब क्या, करंट से। लोगों ने बोला कि करंट से बनती है, बोले मैं एक बात बताऊं, बोले बताओ, मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से भी ला दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके ला दूंगा। बोले पागल पागल है क्या, कुछ भी बकरा। उतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, फैराडेज चले गए, एम्पियर भी अपना केवल सर्क्यूटल लॉ दे करके चले गए कि गोल गोल घूमो चक्कर लगाओ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एम्पियर्स लॉ पढ़ा है ना सबने। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, उनके दिमाग में नहीं आया, और तुम आए हो हमको पाठ पढ़ाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड ला दोगे। बोले हाँ यार ला देंगे। बोले साबित करो, क्या करो, साबित करो। उसी को प्रूफ करने के लिए मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, सबको बुलाए, उन्होंने लिया एक कैपेसिटर, समझना बात को, उसमें लगा था एक रजिस्टर, एक की, एक बैटरी। कैपेसिटर सबने देखा है ना, क्यों भाई, ठीक है। अब समझना बात को, जैसे ही मैं इसके की को क्लोज करूंगा इसमें करंट बहना स्टार्ट होगा। सब लोग बैठे थे, बोला कि जैसे ही मैं, तुम वही सब लोग हो, मैं मैक्सवेल, ठीक है, चलो अब बताओ, बताओ मैं इसको क्लोज करूंगा करंट बहेगा, बहेगा। उनने बोला यहां पर करंट है क्या, यहां पर करंट है, मैं इसके गोल 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 चक्कर लगाऊं जैसा कि एम्पियर ने बोला था, तो मुझे कुछ करंट मिल जाएगा, मैं कुछ करंट को इनक्लोज कर लूंगा, मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। हाँ या ना बोल भाई, करंट है ना, और करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, तो अगर मैं यहां पर गोल 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 चक्कर लगाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी नहीं मिलेगी,
मिलेगी। उनने बोला कि यहाँ पर मैं एक कॉम्पस लगाता हूँ, और उन्होंने देखा बेसिकली कि मैग्नेटिक नीडल क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड थी। उन्होंने क्या कहा, एक बार मैं यहां पर चेक करता हूं। अगेन वही प्रोसेस उनने अपनाया, यहां पर मैग्नेटिक नीडल लगाई, स्विच ऑन किया, और जान के सरप्राइज हो गए, यहां पर कुछ भी नहीं था, ये तो केवल 2 प्लेटें थी, यहां पर एयर था। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड सेम अमाउंट में डिफ्लेक्ट करी जितना यहां पर करी थी। लोग शॉक हो गए, ये कैसे? तो उन्होंने समझाया कि बेसिकली हुआ क्या, जैसे ही मैंने यहां पर स्विच को क्लोज किया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई थी, बता सकते हो क्या भाई? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई थी? करंट से। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई थी? बोलो, हमको नहीं पता। अब मैं समझाता हूं। उन्होंने बोला जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, यहां पर एक चार्ज आया। बोलो भाई, कैपेसिटर चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया ना, और धीरे धीरे उस पर चार्ज बढ़ता जाएगा। तो एक पॉजिटिव यहां आया, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव यहां आया, कैपेसिटर थोड़ा सा चार्ज हुआ। अब चार्ज हुआ तो कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है कैपेसिटर प्लेटों के बीच? पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रिवाइज करोगे, बिना बात किए रहोगे तो। कैपेसिटर के प्लेटों के बीच कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर होती है सिग्मा बाई, यही होता है। और सिग्मा को और क्या लिख सकते हैं अपन? बोलो ना, सिग्मा को क्यू बाई ए लिख सकते हो। यहां तक कोई समस्या? E इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, थोड़ा सा चार्ज आया, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आई, और धीरे धीरे चार्जिंग स्टार्ट हुआ, मतलब कि इस पर चार्जिंग बढ़ने लगा, और जितना ज्यादा क्यू आएगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो क्या मेरे जब तक ड्यूरिंग द चार्जिंग कैपेसिटर के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? धीरे धीरे चार्ज आ रहा है, और जैसे जैसे चार्ज आ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है। उन्होंने बोला कि यही जो बदलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोले कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम के साथ बदलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आया। बोलो, आया समझ में? नहीं आया? क्यों आया भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड? क्यों आया यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड? हमने स्विच क्लोज किया, धीरे धीरे चार्जिंग स्टार्ट हुई, धीरे धीरे चार्जिंग स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट से। पहले थोड़ा सा चार्ज था, फिर चार्ज बढ़ा, फिर चार्ज बढ़ा, और ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ी, और यही बदलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड आया। यहां पर तो कोई करंट नहीं था ना, बोलो आया समझ में? लेकिन वो उस टाइम के लोगों को नहीं आया। उसमें खड़ा था तुम लोग जैसा, हाँ ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो करंट से आती है, हमने तो यही सुना है, एम्पियर ने भी यही बताया था। बोलो ना। तो उन जैसे गधों को समझाने के लिए वो होता है ना कि एक कहावत है, कौन से भूत किससे नहीं मानते? तो उन्होंने बोला करंट के भूत थ्योरी से नहीं मानते, वो जिस भाषा में समझते हैं हम उसी भाषा में समझाएंगे। वो किस भाषा को समझते थे? करंट की भाषा को। उनने क्या मान रखा था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आएगी तो करंट से आएगी, और कोई नहीं ला सकता। आ रही है बात समझ में?
उन्होंने एक बोला कि देखो ठीक है तुम करंट मानते हो, बेसिकली तुमने करंट को गलत समझा है। देयर आर टू टाइप ऑफ करंट। जो करंट तुम पढ़ते हो या जो करंट अब तक तुमने पढ़ा है, दैट इज करंट इन अ कंडक्टर एंड दैट करंट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। दैट करंट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। तो उन्होंने बोला कि देयर आर टू टाइप ऑफ करंट, देयर आर टू टाइप ऑफ करंट। एक होता है हमारा कंडक्शन करंट, जो कि अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, और उसको हम डिनोट करते हैं IC से। दूसरा करंट जो हवा में भी भाग रहा है, जो वैक्यूम में भी भाग रहा है, मतलब वो करंट यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गया, एंड दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, जहां से आपका मॉड्यूल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो भाई बता सकते हो क्या डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से आया? भाई डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आया? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने लाया। कौन ने लाया? अब उन्होंने लोगों को समझाया उनकी भाषा में। उनने बोला बेसिकली हुआ क्या, मैंने स्विच क्लोज किया तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हुआ, चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगी। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने करंट लाया। कौन सा करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने करंट लाया, डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट ने मैग्नेटिक फील्ड लाया। अब सही है, लोगों ने बोला अब ठीक है, अब मान लेंगे तुम्हारी बात। उन्होंने बोला मान तो लोगे, बट देयर इज अ दिक्कत इन मैक्सवेल्स एम्पियर्स इक्वेशन। क्योंकि भाई एम्पियर ने बोला था जहां करंट इनक्लोज होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जहां करंट इनक्लोज नहीं होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। यहां पर करंट इनक्लोज हो रहा था, यहां पर बी मिला, यहां पर करंट तो नहीं इनक्लोज हो रहा था, यहां पर तो हवा था। तो एम्पियर का जो लॉ था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो हम पढ़ते आ रहे थे, वो यहां पर तो फेल मार गया। उन्होंने बोला कि एक करंट और ऐड कर दो एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, और उन्होंने एक मॉडिफाइड एम्पियर लॉ दिया। एम्पियर थोड़े से गुस्सा हो गए यार, अब तुम्हारी बात, तुमने कोई बात बोल दी, बहुत समय से लोग मानते हुए आ रहे हैं कि हाँ भैया बहुत सही बोलते हैं, भैया की बात बहुत सही है, और कोई एक छोटा बच्चा आया तुमसे बहुत छोटा और तुम्हारी बात को गलत साबित कर दे, बुरा लगेगा अच्छा लगेगा? इतने भी अच्छे नहीं हो, अच्छा लगेगा। बेसिक ह्यूमन नेचर यही होता है, बुरा लगेगा। गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? तो एम्पियर सर को बुरा ना लगे इसलिए उन्होंने ये जो मॉडिफाइड एम्पियर लॉ था, अब मान लो कोई किसी को गलत साबित कर दिया और उसके जगह पर नया लॉ दिया, वो अपना नाम ऐड करेगा, अपना नाम ऐड करेगा ना। अब मैंने बनाया है ये लॉ, बट एम्पियर सर थोड़े से सीनियर थे, उनकी सीनियरिटी को लिहाज रखते हुए उन्होंने इस लॉ को एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहा। जो हम अब तक एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ते हुए आ रहे थे, इस लॉ का नाम चेंज किया और उन्होंने क्या बोला? एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर का नाम पहले रख दिया, एम्पियर खुश। क्या था भाई एम्पियर सर्क्यूटल लॉ? तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, आई सी प्लस आई डी, कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ये था एम्पियर मैक्सवेल लॉ। अब यहां से करंट की कंटिन्यूटी की भी एक्सप्लेनेशन हो गई। बेसिकली बहुत सालों से
लोगों को एक उलझन थी कि करंट कब बहता है, जब सर्किट पूरा पूरा क्लोज हो। बट यहां पर सर्किट क्लोज था क्या, यहां पर तो बीच में एयर था ना। तो लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि करंट चल तो रहा है लेकिन ये सर्किट तो क्लोज है ही नहीं, या तो सर्किट ब्रेक है, यहां पर कैसे करंट चल रहा है, और बिना सर्किट क्लोज के तो करंट चलेगा नहीं। तो करंट की जो कंटिन्यूटी थी कि करंट कंटिन्यूअस है, करंट यहां पर भी चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट से वो चीज एक्सप्लेन हो गई कि भाई करंट पूरे सर्किट में है। इससे पहले लोग क्या मानते थे, इससे पहले लोग क्या मानते थे, करंट केवल यहां 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 तक चला, फिर यहां से शुरू हुआ, बीच में करंट नहीं है। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि जब तक सर्किट पूरा पूरा क्लोज ना हो तब तक करंट नहीं बहेगा। तो ये दोनों बातें एक दूसरे को काट रही थी। लेकिन यहां से क्या हो गया, करंट की कंटिन्यूटी का एक्सप्लेनेशन हो गया कि भाई इधर तो करंट है और इस करंट को हम बोलते हैं कौन सा करंट, कंडक्शन करंट, और बीच में जो करंट हमको देखने को मिल रहा है देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट। बोलो आया समझ में, हाँ भाई आ रहा है समझ में, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, बोलो बोलो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड produces a current and this current is known as displacement current। आ रही बात समझ में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट का हमारे पास इक्वेशन भी है, आई डी जो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान डी टी। यहां पर फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो किसी भी एरिया से उसका फ्लक्स भी वेरी करेगा। फ्लक्स तो पता है ना क्या होता है, व्हाट इज फ्लक्स, किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी फ्लक्स भी वेरी करेगा। तो यहां से हमको डिस्प्लेसमेंट करंट का एक इक्वेशन ये मिलता है, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। ठीक है, कोई समस्या, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। अ कैपेसिटर इज हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 2 पिकोफैराड, the electric potential across the capacitor is changing with a value of 10 to the power 12 volt per second. The displacement current is, एक कैपेसिटर है भाई, देखो बात करोगे नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, पूरा का पूरा चैप्टर गायब हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं बहुत अच्छा चैप्टर है, कहानी सुनते जाओ समझते जाओ, मॉड्यूल में ऑलमोस्ट तुमको बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस तुमको बैठ के कहानी सुननी है, बातें तो अपन करते रहेंगे। एक कैपेसिटर है भाई, कैपेसिटर की कैपेसिटी गिवन है अपने को C इज इक्वल टू 2 पिकोफैराड, और क्या दिया है हमको, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है 10 टू द पावर 12 वोल्ट पर सेकेंड। बताओ भाई, डी वी अपान डी टी चेंज इन वोल्टेज विद द टाइम, ये है 10 टू द पावर 12। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का अभी हमने एक इक्वेशन लिखा, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, अब साइलेंट नॉट बोलो, डी फाई ई अपान डी टी, यही होता है। ये फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कोई बताएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, ई ए कॉस थीटा, क्या जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही एरिया। चलो बताओ भाई, आई डी एप्सिलॉन नॉट डी अपान डी टी ई ए, एरिया चेंज होगा क्या, एरिया चेंज होगा, एरिया को बाहर निकालो,
आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी अपान डी टी ई इंटू ई, केवल ई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी अपनी? ओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई को अपन क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर अपॉन डिस्टेंस v बाई डी। अब दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा क्या? बोलो ना कुछ, हाँ या ना, कुछ तो बताओ। दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं होगा, तो डिस्टेंस भी बाहर निकल जाएगा अपना। बताओ आई डी का वैल्यू कितना? ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी इंटू डी वी अपान डी टी। ये कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है ये? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और वो कितना गिवन है अपने को? 2 पिको फराड। dv अपान dt की वैल्यू पहले ही गिवन है, कितना? 10 की पावर 12। बस वैल्यू रखेंगे, आंसर पाएंगे। बताओ भाई कितना? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, पिको फराड को फराड में चेंज कर लिया, और ये हो जाएगा 10 की पावर 12। इसने इसको बहुत मारा, आई डी का वैल्यू आ गया, बोलो आया समझ में? हाँ भाई, आ गया सबको? तो ये था डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। यहां से मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म के जो फंडामेंटल लॉज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो लॉ है, गॉस लॉ, फंडामेंटल लॉ, मैग्नेटिज्म का जो लॉ है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। बेसिकली उन्होंने 4 फंडामेंटल लॉज दिए, और वो लॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सोर्स को बताते हैं। सोर्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या हो सकता है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे सोर्स के बारे में बताओगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चीज से हम पा सकते हैं? अब तो कुछ कुछ पढ़ लिए हो। इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज से बनेगी? पहला चार्ज से, दूसरा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से। कोई समस्या? मैग्नेटिक फील्ड किस चीज से बनेगी? पहला करंट से, दूसरा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से। इन्हीं सब बातों को सम्मिलित करके उन्होंने 4 फंडामेंटल लॉज दिए, और केवल आपको उन लॉज को समझना है। पहला लॉ है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमने पहले ही भी पढ़ रखा है। क्या होता है भाई? ई डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रेशन वो होता है कितना? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो आया समझ में? मतलब उन्होंने बोला कि अगर किसी सरफेस से कोई चार्ज इनक्लोज है तो उससे मुझे फ्लक्स मिलता है, और वो कितना मिलता है भाई? E डॉट डी ए कितना मिलता है? Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों फ्लक्स मिलता है? कि अगर कोई चार्ज है, नेट चार्ज कुछ ना कुछ है, लेट से मेरे पास नेट चार्ज पॉजिटिव है, तो चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। बोलो समझ में आया? और निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमको नेट फ्लक्स कुछ ना कुछ मिला, ठीक है। तो ये हमारा पहला लॉ था मैक्सवेल का, पहला इक्वेशन था, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा लॉ जो कि आपने शायद नहीं सुना है, वो भी गॉस लॉ ही है, बट मैग्नेटिज्म का, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी। सेम लॉ बी डॉट डी ए जो होगा वो 0 होगा। ये कैसे भाई? ये कैसे? मतलब उन्होंने कहा कि अगर हम कहीं पर किसी सरफेस के अंदर कोई मैग्नेट को पकड़ लेते हैं, हमने अभी पहले क्या पकड़ा था? अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पकड़ा था?
चार्ज पकड़ा था। अब क्या पकड़ेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन होता है? मैग्नेट होता है, करंट कैरिंग लूप होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम किसी सरफेस के अंदर मैग्नेट को पकड़ लें, एक मैग्नेट को पकड़ लें, अगर किसी सरफेस के अंदर एक मैग्नेट को पकड़ लें तो यहां से कोई फ्लक्स आउट नहीं होगा। मैंने एक छोटा सा मैग्नेट लिया, नॉर्थ एंड साउथ बार मैग्नेट है। नॉर्थ से फील्ड लाइंस, बोलो भाई, नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और कहां जाएंगी? अगला बताओ। और साउथ नॉर्थ में भी जाएंगी। तो कितनी लाइनें निकल रही थी? बोलो भाई, कितनी लाइनें निकली? कितनी लाइनें निकली? 2। कितनी इंटर हो गई? निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव या निगेटिव? और इंटर होने वाला नेट फ्लक्स। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहता है कि B डॉट डी जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं इसके अंदर कोई लूप भी पकड़ा लूं, मान लो कि मेरे पास एक सरफेस है, ये कोई स्फेयर है, और इसके अंदर मैंने कोई लूप पकड़ लिया, करंट कैरिंग लूप, जिसमें करंट कुछ इस तरह से बह रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। बोलो, ये तो पढ़े हो ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और फिर कहां आएंगी? वापस आकर के फिर अंदर आ जाएंगी। तो यहां से भी नेट फ्लक्स क्या मिला हमको? 0। तो पहला लॉ था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड दैट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, ये हमको देगा Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा लॉ था सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी ए, और ये कितना होता है? 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अकेला कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं इस मैग्नेट को कितना भी काट दूं ना, तो फिर भी ये नॉर्थ साउथ बना लेता है। अकेले नॉर्थ नहीं एग्जिस्ट करता। अगर अकेले नॉर्थ एग्जिस्ट कर रहा होता तो केवल वो फील्ड लाइंस फेंकता, क्योंकि नॉर्थ की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर फेंकना, और साउथ की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर लाना। अगर अकेला नॉर्थ पोल होता तो मुझे फ्लक्स देखने को मिलता फ्रॉम अ क्लोज सरफेस, बट अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। अकेला चार्ज एग्जिस्ट करता है, अकेला पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तुमको, अकेला निगेटिव चार्ज मिल जाएगा तुमको। प्रोटॉन उठा लो, अकेला पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन उठा लो, अकेला निगेटिव है, लेकिन अकेला नॉर्थ नहीं होता, नॉर्थ के साथ साउथ होगा। इसलिए जितनी फील्ड लाइंस नॉर्थ बाहर फेंकेगा, उतनी ही फील्ड लाइंस को साउथ क्या करेगा? अंदर लेकर के आएगा। बोलो, आए समझ में? तो ये पहला लॉ था, ये दूसरा लॉ था। तीसरा लॉ हमको पता है, थर्ड लॉ, फैराडेज लॉ, जो कि हमने अभी सीखा। बताओ क्या होता है? हाँ भाई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी फाई ई या बी, बी अपान डी टी। एंड चौथा लॉ, जिसमें उन्होंने अपना नाम भी इंक्लूड किया, क्या था भाई? एम्पियर लॉ। मैं पूरा नाम बोलो, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। बताओ क्या था? हाँ भाई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, आई डी को पूरा खोल के बताओ कितना, फॉर्मूला बताओ। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। और ये चौथा लॉ था। खत्म, मैक्सवेल का 4 इक्वेशन खत्म, क्लास नहीं। तो ये समझ में आया? इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे हम समझेंगे, लेकिन
हम शुरुआत तो वेव से किए थे, और वेव पढ़ते पढ़ते ये कहां पहुंच गए? नहीं, बहते जा रहे हो। एक बार भी नहीं पूछा कि सर आप शुरुआत तो वेव से किए थे, कि वेव ऐसी होती है, वेव प्रोपोगेट करती है, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, और पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहां से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में आ गए। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो हम शुरू किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने के लिए दो चीजें ऑसिलेट कर रही होती हैं। भाई देखो, वेव चलेगी तो कुछ ना कुछ ऑसिलेट करेगा। अगर मैकेनिकल वेव चलेगी तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, और अगर नॉन मैकेनिकल वेव जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी तो कौन ऑसिलेट करता है? भाई शुरू में ही बताया था, कुछ तो याद कर लो यार। कौन ऑसिलेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्या हमको बार बार इनको पकड़ के ऑसिलेट कराना पड़ेगा? तब तो आ गया बीच में कोई पकड़ के, चल उठना, उठ। तो ऐसे नहीं हो सकता है। कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर लें, या यूं बोल लें कि ये दोनों एक दूसरे को ऑसिलेट करा दें। नहीं, दोनों एक दूसरे को ऑसिलेट करा दें, तब तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगा। बात समझ पा रहे हो? इसको समझेंगे एक सिमुलेशन के थ्रू। बट उससे पहले, जैसे मान लो कि मैं तुमको पूछूं सिंपल कि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करनी चाहिए। यही हमने पढ़ा है, यही मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लाता है? चार्ज और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे चार्ज की बात ही नहीं होगी बेटा, यहाँ पर सीधा सीधा बात होगी इन दोनों का आपसी तालमेल का। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लाता है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कौन लाता है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था 12th का, तो हमने पहले ही दिन या दूसरे दिन हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, जिसमें से एक टर्म था कि अगर कोई चार्ज हमारा रेस्ट पर है, इफ Q इज एट रेस्ट, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, अगर चार्ज हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो क्या लाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज हमारा एक्सेलरेट कर रहा है, हाँ, तो क्या क्या लाता है? ये दोनों तो रहेंगे ही, इसके साथ साथ ये चीज समझने का टाइम आ गया है कैसे। अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो ही क्यों आ रही है? यहां पे भी तो आ सकती थी, क्योंकि हमको चाहिए था क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। बट वेव क्या होती है? वेव को प्रोपोगेट भी तो कराना है, वेव को हमें चलाना भी तो है। और चलाने के लिए क्या कोई बार बार, अब सन से लाइट आ रही है, तो क्या बीच में कोई खड़ा होकर के बार बार उनको ऑसिलेट करा रहा होगा? तो कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सकें? प्रोपोगेट करा सकें, या दोनों एक दूसरे को इंड्यूस कर सकें, दोनों एक दूसरे को बना सकें, तब तो काम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। वही चीज समझेंगे अपन। चलो भाई, ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और इससे जो भी लाइनें निकल रही हैं, दिस लाइंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। रेस्ट पे है तो समझो ना, रेस्ट पे है तो क्या फेंक रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं इसको पहले यूनिफॉर्म मोशन कराता हूं, और मैं कोई एक पॉइंट पकड़ लेता हूं, जैसे कि यहां वाला पॉइंट पकड़ लिया मैंने, यहां वाला।
ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये चार्ज मोशन में आएगा, तो मोशन में आने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी, चेंज होगी या सेम रहेगी? यहाँ पर चार्ज था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, चार्ज यहाँ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रही या चेंज हुई? चेंज हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ, एंड टाइम के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लाती है? मैग्नेटिक फील्ड, या अगर आम भाषा में बोले तो एक करंट लाती है, जिस करंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? एप्सिलॉन नॉट डी फाई टी टी। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होने का रेट है, जिस रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, वो भी यूनिफॉर्म होगी। नहीं समझे भाई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो जो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चेंज ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है ना यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड होता है हमारा फील्ड पर, फाई इज इक्वल टू ई ए। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो चलने का रेट कांस्टेंट, चलने का रेट कांस्टेंट, तो क्या हमारा फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा? नहीं समझ में आया? ओके, यहां पर एक चार्ज को समझो, यहां पर एक चार्ज है, यहां पर कुछ फील्ड बनाया, 1 सेकेंड में ये यहां पर आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगले 1 सेकेंड में वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो भाई जिस भी तरह का फंक्शन बनेगा, डिस्टेंस तो सेम सेम एक फिक्स अमाउंट में दूर होते जा रहा है ना हर सेकेंड, तो हर सेकेंड अगर एक फिक्स अमाउंट में दूर होते जा रहा है तो एक फिक्स अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी, या अगर पास आ रहा है तो बढ़ती जाएगी। तो क्या मेरा चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट कांस्टेंट है? अगर चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट कांस्टेंट है तो क्या मेरा फ्लक्स कांस्टेंट है? और अगर मेरा फ्लक्स कांस्टेंट है तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट कांस्टेंट है? भाई डी फाई बाई डी टी तो कांस्टेंट है ना। अगर डी फाई बाई डी टी कांस्टेंट है तो आई डी कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू कांस्टेंट, और एप्सिलॉन तो अपने आप कांस्टेंट है। तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट फिक्स है, कांस्टेंट है? अगर डिस्प्लेसमेंट करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? नहीं बोल रहे यार, समझ में आ रहा है? अच्छा, किसको नहीं आ रहा है ईमानदारी से बताओ, मैं फिर से कोशिश करूंगा समझाने की। सबको आ रहा है? हाँ भाई, सबको आ रहा है। मैं बोला कि ये जो चार्ज था ये एक फिक्स वेलोसिटी से चल रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर जो चेंज हो रही है वो भी कांस्टेंट है। आते हैं यहाँ पर, हमारी जो चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई अपान डी टी, वो कांस्टेंट, डी ई अपान डी टी कांस्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होने का रेट कांस्टेंट तो फ्लक्स के चेंज होने का रेट कांस्टेंट। फ्लक्स का ऐसे बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया से। अगर मैं एरिया का मल्टीप्लाई दोनों साइड करा दूं तो भाई एरिया तो कांस्टेंट रहेगा ना अपना। किसी भी अपन सर्कुलर पोर्शन या कैसे भी पोर्शन से अपना फ्लक्स निकालना चाहे तो एरिया को बाहर निकालो, या ये पूरा पूरा ये क्या बना देगा? डी फाई बाई डी टी, दिस विल बी कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है यहां पर रख दो, ये डिस्प्लेसमेंट करंट कांस्टेंट हो जाएगा। अब साइला तो अपने आप कांस्टेंट है ना, कितनी वैल्यू होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, कांस्टेंट वैल्यू ये, और ये भी कांस्टेंट हो गया। तो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट कांस्टेंट हो गया। और अगर डिस्प्लेसमेंट करंट कांस्टेंट हो गया तो उसकी वजह से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट ये कांस्टेंट, आई डी कांस्टेंट तो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है ही, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। यहां पर क्या हुआ, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल
यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होकर के मैग्नेटिक फील्ड लाई भी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या लाया, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के पास इतनी वो नहीं था कि वो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को लाए। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि एक दूसरे को वो साथ देती रहें, तभी जाके हमारी वेव क्या होगी, प्रोपोगेट होगी। नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज हो रही थी, चार्ज मोशन कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आई। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिली, कांस्टेंट वाली। क्या कांस्टेंट वाली मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है? कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है? जो चेंज हो रही हो। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। आते हैं थोड़ा सा दूसरे टर्म पे, और अब हम अपने चार्ज को एक्सेलरेट कराते हैं। अब किसी भी जगह पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना, क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंजिंग है, अब भाई अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। हमारा चार्ज पार्टिकल अब क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। क्यों एक्सेलरेट कर रहा है? एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो डायरेक्शन चेंज होने से भी होती है। चार्ज गया जुम 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 जुम, तो क्या हो रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन के चेंज होने से क्या आया, एक्सेलरेशन आया। भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। चार्ज ने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया तो किसी भी जगह की देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, बट वो कांस्टेंट रेट से नहीं चेंज हो रही है। चेंज तो हो रही है बट उसका रेट क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर में चेंज हो रही है। थोड़ा सा और अटपटा लूं तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लगा गोल गोल घूमने। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से चेंज हो रही है। तो भाई यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वो कांस्टेंट रेट से हो रही है या नॉन कांस्टेंट रेट से हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड ना बोल के मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलूं तो वो भी उसी तरह से चेंज हो रहा है, जिसका चेंज होने का रेट वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, फिक्स है कि मैग्नेटिक फील्ड आई होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नेटिक फील्ड लाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आई होगी। लेकिन जो डी फाई ई बाई डी टी है वो कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो अगर डी फाई ई बाई डी टी वेरी कर रहा है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट भी वेरी कर रहा होगा, और अगर करंट वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रही होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है तो क्या लाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाएगी, और फिर वेरी करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेकर के आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लेकर के आएगी, फिर वेरी करने वाली मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, फिर ये इसको मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह से हमारी वेव क्या होती है, चलती रहती है। बोलो आया समझ में? कोई समस्या? तो आओ समझते हैं प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लास्ट, बस ये लास्ट है, उसके बाद से अपन मिलेंगे संडे को, एक क्लास रखेंगे। थोड़ा सा इसमें और एक पोर्शन बचा हुआ है, और एक अपना वो बचा हुआ है ट्रांसफार्मर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, जे या नीट नहीं तो कम से कम बोर्ड के दृष्टि से आप आ जाना, ठीक है? हाँ भाई, चलो देखो इधर देखो, इधर देखो। अरे हम पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे, तुमको पढ़ना है, सवाल सीखना है, या कौन पढ़ा रहा है ये तुमको जानना है, ये जानना है। गुड। चलो देखो भाई, तो बेसिकली इधर समझो, इधर समझो, इधर समझो। एक टॉपिक है, जब अभी हम लोग एसी पढ़ रहे थे तो
एसी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाने के लिए क्या चीज़ जरूरी है भाई? किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का एक बहुत अच्छा सोर्स है एलसी ऑसिलेशन, जो कि आपके 12th के टॉपिक से हट गया है, ठीक है। तो बेसिकली अपन बस इतना समझेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है एलसी ऑसिलेटर। चलो भाई इधर देखो, मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर चलेगी उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करेंगे। बस 5 मिनट है, 5 मिनट, मत डिस्टर्ब। क्या देख रहा? तेरी है भी नहीं उतनी। ओ चल लगा इधर। वापस वापस इधर बेटा, इधर देखो, हमको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ लो, दिस इज द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन डायरेक्शन। मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रही है? वाई में। चलो भाई, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेकर के आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। और हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। वो हमने मैक्सवेल वाले इक्वेशन में भी समझा था, और फराडे वाले में भी समझा था कि फराडे वाले में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर आ रही थी। तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रही है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जेड में कर सकती है ऑसिलेट। ओ भाई इधर 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 इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट करी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन आया? मैग्नेटिक फील्ड आई। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, सुनो बात को, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो लेंज लॉ कहता है कि वो कुछ ऐसा जनरेट करता है जो अपने ही उस कॉज को अपोज करता है जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, या थोड़ा सा और प्रिसाइजली बोलो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना वो किससे बना? इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, मान लो जितना भी चेंज हुआ, वो अगर उसी को निगेटिव में चेंज कर देगा तो अपोज कर दिया, बोलो ना। अगर उतना ही वो निगेटिव में प्रोड्यूस कर दे तो उसने अपोज कर दिया। तो वो क्या करेगा? वो निगेटिव में उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि इसने इसको प्रोड्यूस किया था, तो वो निगेटिव में उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना के देगा। मत करो बात, क्या अभी पूछेंगे फिर आएगा नहीं, झूठे फिर आएगा सवाल लेकर के। सुन ले 5 मिनट। हाँ भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी, इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड आया, ये हम पढ़ रखे हैं मैक्सवेल लॉ से, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड आई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स आया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। अब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अपने काज को अपोज करेगा, अपोज करने के लिए जितना पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड थी उतनी ही निगेटिव में वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अगेन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है भाई, बताओ ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या करेगी? ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या करेगी? एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी।
ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी। कौन सी वाली, जिसने इसको बनाया है, इसको किसने बनाया है, नीचे वाली ने। तो ये क्या करेगा, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके दे देगा। बोलो आया समझ में। अगेन ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को बनाते हुए चलेंगे और वेव हमारा प्रोपोगेट करता हुआ चलेगा। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं और हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन दोनों के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर चलती रहती है। जाओ, हाँ भाई, बेटा सुन लो एक चीज और, अपन संडे को क्लास रख रहे हैं, ये बताओ शाम को रखना है या सुबह रखना है? शाम में। बैठ जा, उनको बोलो बैठ जा, बैठो बैठो बैठो, बैठ जा बैठ। हाँ भाई सुनो तो, अरे ठीक है सुन लो, शाम वाले कौन कौन लोग हैं, शाम वाले कौन कौन लोग आ जाएंगे? यही अपना जो क्लास 4 से रख लो, 5 से, 3 बजे से। अच्छा 3 से किसको किसको दिक्कत है? कितने बजे से? हाँ 2 से रख लें, 2 से, 2 से किसी कोई दिक्कत? अकेला तू, इतनी मेजोरिटी है, दब जाएगा। हाँ भाई संडे को 2 से क्लास है अपनी, ठीक है। पहले लड़कियां जाएंगी,